तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे कंट्रोवर्शियल यानी कि सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक हैं और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री इतनी खराब रही है कि जिस राज्य को एक समय गुजरात जैसा एक इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन पावर हाउस माना जाता था, आज वही देश के सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में से एक बन गया है। इसे देखिए, 1960 में वेस्ट बंगाल पर कैपिटा जीडीपी में देश का सबसे बेस्ट और अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टेट था, पर आज ये इतना खराब हो गया कि इस कंपैरिजन में बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे अंडर डेवलप्ड स्टेट से भी नीचे चला जाता है। और इसी तरह 1947 यानी कि 1947 में भारत की आजादी के वक्त इंडिया के 24% इंडस्ट्रियल आउटपुट सिर्फ वेस्ट बंगाल से आता था, लेकिन आज 2020-21 के डाटा के हिसाब से ये नंबर 3.5% से भी नीचे चला गया है। और दोस्तों अगर आप रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट में देखें तो 2015 से लेकर 2022 तक बंगाल देश का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, जहां इन 7 सालों में बंगाल ने 3 मिलियन यानी कि 30 लाख नौकरियां खो दी या फिर बंद कर दी। तो वहीं महाराष्ट्र ने इसी टेन्योर में 2.4 मिलियन यानी 24 लाख जॉब्स को और ऐड कर लिया है। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट गई है, अलग अलग टुकड़ों में बट गई है। और जहां ज्यादातर लोग इस चीज के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानते हैं, पर वो गलत है, सिर्फ उनका नाम लगाना गलत है। वेस्ट बंगाल की फॉल के लिए एक बहुत बड़ा रीजन है और ये वही कारण है जिसने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि केरला, सोवियत यूनियन और यहाँ तक कि चाइनीज इकोनॉमी को भी हिला कर रख दिया था, खत्म कर दिया था। और ये और कोई चीज नहीं है, ये बस एक आइडियोलॉजी है जो एक इकोनॉमिक वायरस है जिसे कहते हैं साम्यवाद या समाजवाद या फिर जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिज्म के रूप में भी जानते हैं। और इंडिया के नागरिक होने के नाते हमें इसे समझना जरूरी होगा ताकि कोई भी लीडर इस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके पावर में ना आ सके, जो हमारे डेवलपमेंट को और ग्रोथ को ही खत्म करेगा और अपने फायदे के लिए वो भले पावर में आ जाएगा पर हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कम्युनिज्म ने वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इन सभी में ममता बनर्जी का क्या रोल था और अभी ये बंगाल को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या कर रही हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी कि हम एज ए इंडियन सिटीजन पश्चिम बंगाल के डाउनफॉल से, उसके नीचे गिरने से क्या क्या सीख सकते हैं। She is a very powerful politician, the most powerful female politician we have. Her political journey are just as unique and intriguing as her fascinating style of politics. और भ्रष्टाचार के नाम पर सब काला हो गया, उन्होंने वो लोग सब सादा हो गया। कैसे इतना सादा हो गया? সে বাংলায় বলতো আমি এনআরসি করব, শান্তি দেবে লোকে ভোট, একটা কাঁচা কলাও দেবে না তোমার। How Mamata Banerjee seems to be driving West Bengal's economy down. West Bengal, once a thriving economic hub, now finds itself in a precarious position. A major healthcare crisis is looming in West Bengal. Every time I read these kind of numbers for Bengal, my heart sinks with grief. तो चलिए शुरू करते हैं ये समझने से कि कम्युनिज्म क्या है और कैपिटलिज्म क्या है। शुरू करते हैं कैपिटलिज्म से। एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 किसान हैं, फार्मर ए और फार्मर बी। फार्मर ए अपने खेत में दिन के 12 घंटे बहुत मेहनत करता है और सीजन के एंड में 100 केजी गेहूं यानी कि वीट को हार्वेस्ट कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ फार्मर बी ये सब बड़ी आसानी से करता है, दिन के 5 घंटे का काम और सीजन के एंड में लगभग 60 किलो तक का वीट हार्वेस्ट कर लेता है और गेहूं लगभग अपने फसल से पा लेता है। अब एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम में फार्मर ए अपनी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से अमीर बन जाएगा, इसके पास पैसे ज्यादा होंगे, इसके पास कैपिटल की आय ज्यादा हो जाएगी। पर वहीं फार्मर बी अपने ढीलेपन और अपने आलस की वजह से मिडिल क्लास ही रह जाएगा या फिर हो सकता है गरीब ही रह जाए, क्योंकि फार्मर भी मेहनत नहीं करना चाहता। वहीं फार्मर ए अपने ग्रोथ के लिए मेहनत करने को तैयार है। पर अब एक कम्युनिज्म में क्या होता है कि बिना ये देखे कि किसने कितनी मेहनत की है, दोनों ही फार्मर ए और फार्मर बी की फसल को एक ही पूल में एक साथ रख लिया जाएगा, यानी कि 100 किलो और 60 किलो मिलकर 160 किलो हो जाएंगे। और अब बिना किसी की मेहनत ध्यान में रखे हुए मान लीजिए उस गांव में 10 लोग हैं, तो अब ये 160 केजी गेहूं जो है ये गांव के 10 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि हर आदमी को 16-16 केजी गेहूं मिल जाएगा, ना कि ये देखते हुए किसने कितनी मेहनत की या फिर नहीं की। हो सकता है उन 10 लोगों में से 5 लोगों ने कुछ भी ना किया हो गाँव के लिए, पर तब भी उन्हें 16-16 केजी वीट मिल जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल सबकी मेहनत अपने आप डाउनग्रेड हो जाती है। और अब आप शायद यहाँ कम्युनिज्म की प्रॉब्लम देख पा रहे होंगे। अगर आप फार्मर ए होंगे तो आपको कैसा लगेगा कि आपकी एक्स्ट्रा मेहनत के बाद भी आपको भी उतना ही पैसा, उतनी ही रिकॉग्निशन मिल रही है जितनी फार्मर बी को मिली, और हो सकता है इतनी मिल रही हो जितनी एक आलसी आदमी को मिली हो जो कुछ ना करना चाह रहा हो। आपकी एक्स्ट्रा मेहनत के बाद भी आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। और कम्युनिज्म में एग्जैक्टली यही चीज होती है जो कम्युनिज्म को इतना ज्यादा दिक्कत देने वाला
वाला बनाती है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाला बनाती है। तो दोस्तों कम्युनिज्म में दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला लैक ऑफ मोटिवेशन। अब फार्मर ए दुखी और डिमोटिवेट होकर अगली बार से ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि उसे कोई फायदा नहीं हो चाहे जितनी मेहनत कर ले। और अब वो भी सिर्फ 5 घंटे का काम करके एक सीजन का लगभग 60 केजी गेहूं प्रोड्यूस करेगा। पर अब दिक्कत ये हो जाएगी जब दोनों फार्मर्स का गेहूं एक साथ दोबारा से कलेक्ट किया जाएगा, तो जहां वो पहले सीजन में 160 केजी हुआ था, अब इस सीजन में वो सिर्फ 120 केजी का टोटल होगा। और जहां पहले हर आदमी को 16-16 केजी मिले थे, वही 12 केजी इस बार मिलेगा हर आदमी को। और वक्त के साथ इस सिस्टम में लोगों की प्रोडक्टिविटी अपने आप डाउन जाने लगती है। क्यों? क्योंकि किसी की एक्स्ट्रा मेहनत का उसे कोई एक्सेसिव प्रॉफिट या फिर कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इस सिस्टम में इनोवेशन के लिए ज्यादा प्रॉफिट या फिर रिवॉर्ड नहीं है। तो मान लीजिए अगर फार्मर ए अपनी खेती के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी लाता है, कोई ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी लाता है या कोई ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाता है जो अभी तक किसी ने नहीं देखी थी, तो वो उस टेक्नोलॉजी को अगर यूज भी करेगा तो सिर्फ अपनी तक रखेगा, ना कि अपने साथ किसी फार्मर बी को बांटेगा। क्योंकि दोस्तों उसे पता है कि उस इनोवेशन को शेयर करने से ना उसे कोई प्रॉफिट होगा, ना उसके फैमिली को कोई प्रॉफिट होगा। तो वो उस इनोवेशन को सिर्फ खुद के पास रखेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट हो जाएगी और कभी बढ़ेगी नहीं, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कम्युनिज्म इतना ही खराब है तो लोग आज भी इसे फॉलो क्यों करते हैं? तो सबसे पहले तो कम्युनिज्म देखने बहुत आइडियलिस्टिक लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली इसे फॉलो करना बहुत आसान है, क्योंकि डेफिनेशन से ही कम्युनिज्म ये कहता है कि सोशल इनइक्वालिटी को खत्म करके कोई अमीर हो कोई गरीब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। और जैसा कि हमें किसान के एग्जाम्पल में देख लिया है, सभी को जिंदा रहने भर का गेहूं तो मिल ही रहा है, चाहे किसी ने कितनी मेहनत की हो या फिर किसी ने ना ही की हो। तो पूरी कम्युनिटी सर्वाइव जरूर कर सकती है, रिगार्डलेस ये देखे कि कौन कमजोर है और कौन आलसी, जिसकी वजह से मेहनत करने वाले लोगों की मेहनत जाया चली जाती है और उनको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिल पाता। और अगर अब आपको ये समझ आ गया है तो आइए जानते हैं कि कम्युनिज्म इंडियन स्टेट्स में किस तरह इंप्लीमेंट किया गया और कैसे इसने उनकी इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों अब हम अपने वीडियो के फेज 2 पे आते हैं। दोस्तों कम्युनिज्म के अप्लाई होने का एक क्लासिक एग्जांपल आता है केरला। केरला अपनी शुरुआती दिनों में केरला ने सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ केयर पे इतना ज्यादा फोकस किया कि आज 2023-24 में केरला लिटरेसी रेट्स के मामले में 93% के साथ देश का नंबर 1 स्टेट है, जो देश के नेशनल एवरेज 74% से 19% का गैप है, जो कि देश के मामले में बहुत बड़ा माना जाता है। और साथ ही उनका हेल्थ केयर सिस्टम देश का बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट माना जाता है। तो ये देखकर तो कम्युनिज्म बड़ा अच्छा लग रहा है, कैसे उन्होंने उनके हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों को इतना अच्छा कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना यानी आयरनी की बात यह है कि देश में सबसे अच्छे एजुकेशन और लिटरेसी रेट होने के बावजूद केरला का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में दूसरे नंबर पर आता है और बिजनेसेस केरला में जाने को तैयार नहीं है, जिस वजह से यूथ को जॉब्स के लिए स्टेट से बाहर आना पड़ता है। पर सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर के बावजूद केरला का यूथ यानी कि वहां के जवान लोग इतने बेरोजगार क्यों हैं? तो दोस्तों प्रॉब्लम दरअसल आता है कम्युनिस्ट माइंडसेट की वजह से। सरकार ने कभी बड़े बिजनेस को बहुत पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से उन्होंने वर्कर्स यूनियन जो होती हैं, वर्कर के जो संगठन बनते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं किया, बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, जिस वजह से वर्कर्स अक्सर अपनी पेमेंट और सैलरी बढ़ाने के लिए किसी न किसी स्ट्राइक या प्रोटेस्ट पर चले जाते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और केरला सरकार भी बड़े बिजनेस का सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल कर देती है। पर ऐसा क्यों है? हर स्टेट तो बड़े बिजनेस को सपोर्ट करता है, तो केरला में ऐसी क्या दिक्कत है? क्योंकि दोस्तों कम्युनिस्ट माइंडसेट की वजह से वो इक्वालिटी में भरोसा करते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक अमीर चाहे जितना ही प्रॉफिट क्यों ना कमाए, पर वो उसे इक्वली पुअर और लोअर कास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार अमीर और पावरफुल को ही प्रोसिक्यूट करती है, जिस वजह से पिछले कुछ टाइम में केरला में वर्कर्स की एक मिलिटेंसी देखी गई है। और इन सभी इंसिडेंट्स ने वहां के बिजनेस के लिए बहुत ही डर का और बहुत ही लॉस मेकिंग बिजनेस बना दिया है। वहां का माहौल ऐसा बन गया है कि वहां पे फैक्ट्री लगाने का मतलब या कोई बिजनेस खड़ा करने का मतलब ना ही आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा ऊपर हो पाएगी। और जिस वजह से केरला ने खुद को एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल लिया है। और अगर आपको अब ये बात क्लियर हो गई है तो चलिए जानते हैं वेस्ट बंगाल को, देखते हैं कि कैसे वेस्ट बंगाल ने केरला को ही देखकर अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल कई दशकों से कम्युनिस्ट रूल के अंदर रहा है और आज अगर आप केरला के हिसाब से वेस्ट बंगाल की ट्रेजेक्टरी देखें तो वो उससे भी ज्यादा खराब नजर आती है। पश्चिम बंगाल 34 सालों तक इस कम्युनिस्ट रूल में था, जो 1970 से लेकर 2011 तक चला। और इस बीच वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पश्चिम बंगाल पर कैपिटा जीडीपी के मामले में एक टाइम देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था और आज वो उस लिस्ट से गिरकर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में से एक आ गया है। और इसका इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन 1947 में 24% से गिरकर 2020-21 में 4% से भी कम आ गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा गैप माना जाता है। और लास्टली एक टाइम ऐसा था जब 1960 में इंडियन जीडीपी में वेस्ट बंगाल का कंट्रीब्यूशन 10.5 यानी 10.5% से कम होकर आज के टाइम में 2022
28 में सिर्फ 5.6% रह गया है। और ये सब सिर्फ कम्युनिस्ट के विनाशकारी एक्ट्स की वजह से हुआ है, उनके ऐसे काम की वजह से हुआ है जो एक देश की या फिर किसी स्टेट की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकते हैं। क्या आपको पता है उन्होंने क्या किया? ये है ऐसे 3 एक्ट्स की लिस्ट जो आपको एक आइडिया दे देंगे कि वेस्ट बंगाल क्यों गिरता ही जा रहा है और आज कम्युनिस्ट रूल हटने के बाद भी वहां की इकोनॉमी क्यों सुधर नहीं पा रही है। दोस्तों, नंबर 1 है, वेस्ट बंगाल में मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट करना लगभग इम्पॉसिबल था और छोटे बिजनेस को प्रमोट करने के नाम पर बड़े बिजनेसमैन को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता था। और एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो उन्होंने आदित्य बिरला के साथ किया। दोस्तों, आप आदित्य बिरला को तो जरूर जानते होंगे, जिन्हें इंडिया के सबसे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक माना जाता था। क्या आपको पता है उन्होंने आदित्य बिरला के साथ क्या किया था? वो कोलकाता में अपने ऑफिस जा रहे थे और उन्हें एक भीड़ ने उनकी कार को रोककर उन्हें उनकी कार से खींच कर बाहर निकाला, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए और उन्हें एक भीड़ के बीच से चलने के लिए मजबूर किया गया। पर दोस्तों, ऐसा सोच के लगता है कि इतनी बड़ी बात एक बिजनेसमैन के साथ कैसे हो सकती है। और इसका अगर सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हुआ तो इसका बस एक ही जवाब आता है, क्योंकि सिंपली एक ही जवाब है कि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उनके पास एक बड़ी कंपनी है और वो बंगाल में ऑपरेट कर रहे थे जो बंगाल के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। और उस दिन जो उनके साथ हुआ, उस दिन उन्होंने बॉम्बे के लिए एक फ्लाइट ली और कभी वापस नहीं आए। उन्होंने आने वाले 5 साल के अंदर अंदर अपना सारा इन्वेस्टमेंट बंगाल से निकाल लिया और अपने सभी ऑफिसेज भी बंगाल से बाहर ले गए और सब मुंबई शिफ्ट कर ले गए। और सिर्फ आदित्य बिरला के साथ नहीं हुआ, ब्रुक बॉन्ड इंडिया जो कि चाय पत्ती बनाती है, उसके साथ जेके टायर जो टायर बनाने वाली कंपनी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जाइंट जो कि फिलिप्स इंडिया है, इन सभी ने बंगाल को पूरी तरह इन्हीं कम्युनिस्ट एक्टिविटीज के वजह से छोड़ दिया। और जिस वजह से इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से गिर गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई और बेरोजगार यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज उसी वजह से बहुत सारे लोग वहां पे आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। दूसरा रीजन आता है, ट्रेड यूनियंस को इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाता था कि प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप देखिए 1965 में सभी फैक्ट्रीज में 179 यानी कि 179 स्ट्राइक्स और 49 लॉकआउट्स हुए थे, जो अबव नॉर्मल है पर बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं है। पर आने वाले 5 साल के अंदर अंदर साल 1970 तक यही नंबर बढ़कर 678 यानी 678 स्ट्राइक्स और 128 लॉकआउट्स तक बढ़ गया। और ये नंबर अपने आप में तो ज्यादा रिडिकुलस है कि इसके वजह से प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब आप बस समझने के लिए ये समझिए कि एक स्ट्राइक में होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आप एक अपनी खुद की फैक्ट्री चलाते हैं और अगले ही दिन आपकी फैक्ट्री के 10,000 वर्कर्स अपनी सैलरी को डबल करने की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बस एक इक्वालिटी चाहिए, उन्हें और ज्यादा पेमेंट चाहिए, तो इसी वजह से वो आके स्ट्राइक करने लगते हैं। तो अगर एक एवरेज वर्कर महीने के 10,000 रुपए की सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो फैक्ट्री का वो 10 करोड़ रुपए पर मंथ का एक्सपेंस आता है। तो वहीं अगले दिन अगर आप उनकी सैलरी डबल करने की मांग मान लेते हैं तो आपके एक्सपेंसेस 10 करोड़ रुपए पर मंथ और बढ़ जाएंगे, जो कि साल के मामले में 120 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर एक वर्कर स्ट्राइक की वजह से आपके प्रॉफिट जो एक टाइम 150 करोड़ थे अब वो घटकर सीधा 30 करोड़ तक आ जाएंगे तो आप कैसा फील करेंगे? बस नहीं दोस्तों, इस चीज में मैं तो बहुत बुरा फील करूंगा। और गेस व्हाट, अगर आप उनकी डिमांड नहीं मानेंगे, उनकी सैलरी डबल नहीं करेंगे तो वो सभी काम करना बंद कर देंगे, आपकी फैक्ट्री में लॉकआउट लगा देंगे, जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन को बहुत नुकसान होगा, जिसकी वजह से स्ट्राइक के बढ़ते बढ़ते दिनों से आपका दिन का लॉस तो हो ही रहा है, साथ के साथ वो लॉस कंपाउंड भी होता जाएगा। और इसी चीज ने एक तरफ वहां के बिजनेस को पूरी तरह से ठप कर दिया था। तो इस तरह की लेबर स्ट्राइक की वजह से बंगाल में इतनी ज्यादा इसकी एक्टिविटीज बढ़ गई थी कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए उनका प्रोडक्शन के स्टेडी फ्लो को बनाए रखना लगभग इंपॉसिबल हो गया था। हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई वर्कर स्ट्राइक हो ही जाती थी, जिसकी वजह से उनकी या तो उनके पेमेंट को बढ़ाओ या तो एक पूरा प्रोटेस्ट होता था, जिसकी वजह से आपका एक महीने का पूरा प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। जिस वजह से वेस्ट बंगाल की प्रोडक्टिविटी साल 1970-71 में 13.5% पर आ गई थी, जो सिर्फ 15 साल पहले यानी जो साल 1955-56 में 24% पर हुआ करती थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कम्युनिज्म वर्कर्स के फायदे के लिए था, लेकिन जब ये बिजनेसेस इन यूनियन स्ट्राइक्स की वजह से क्विट करते थे तो अपनी फैक्ट्रीज बंद कर देते तो नुकसान तो वर्कर्स को ही हो रहा था। वो बेरोजगार होते जा रहे थे, जिसने कम्युनिज्म का मेन पर्पस को ही गलत साबित कर दिया। और ये सब 1990 तक चलता रहा, पूरी स्पीड में चलता रहा, जब जाकर आखिरकार 1991 में इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइजेशन के स्टेप पे आगे बढ़ी, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट था। The social and economic transformation of India had to take place in the framework of an open society committed to parliamentary democracy and the rule of law. और जब 1990s में देश की इकोनॉमी लिबरलाइज होने लगी, तब जाके कम्युनिस्ट सरकारों को समझ आया कि कैसे बिजनेसेस को स्टेट से बाहर भगाना स्टेट की इकोनॉमी को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन तब तक बंगाल की आम जनता बड़े बिजनेसेस के खिलाफ इतने वक्त से प्रोटेस्ट कर रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि उनके ये सेकंड नेचर की तरह बन गया था। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये सब जो कर रहे हैं वो खुद को ही पीछे खींच रहे हैं। और इसी तरह टाटा मोटर्स का फेमस इंसिडेंट भी बंगाल में होता है। दोस्तों, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊं तो जिन लोगों को नहीं पता है, साल 2000
2006 में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स की तरफ से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कार बनाने का फैसला किया, जिसे हम आज के वक्त में नैनो की तरह जानते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इस प्लांट को लगाने के लिए वेस्ट बंगाल में सिंगूर के एक डिस्ट्रिक्ट को चुना, और इस फैसले ने सबको बहुत ही हैरान कर दिया था, क्योंकि उस टाइम तक ज्यादातर बिजनेसेस बंगाल को छोड़ चुके थे। लेकिन टाटा मोटर्स को यह प्लांट लगाने की इजाजत खुद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने दी थी, खुद उन्होंने अप्रूव किया था, और ये फैक्ट्री हजारों जॉब्स क्रिएट करती, और साथ ही इससे स्टेट गवर्नमेंट को कई 100 करोड़ का फायदा मिलता, जो कि उन्हें सिर्फ टैक्स ही मिलते इतने के। तो पर क्या आपको पता है बंगाल के लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने सेकंड नेचर के हिसाब से आउट ऑफ नोवेयर टाटा के खिलाफ स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि उनके अंडर आके बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहे थे। और ममता बनर्जी जो उस समय अपोजिशन में थी, उन्होंने बंगाल के लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और वो क्यों ना करें, कम्युनिस्ट वैसे भी इंडस्ट्रियलिस्ट से नफरत करते हैं, और जब उन्होंने इन्हें सपोर्ट किया तो उन्हें अगली बार के इलेक्शंस के लिए वोट मिल गए। और हालांकि एक पॉलिटिकल लीडर को इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता, उन्हें बस लोगों के वोट मिलने चाहिए, उन्हें पावर में आना चाहिए, और सब चीजें सेकेंडरी होती हैं। तो इस विरोध प्रदर्शन की वजह से टाटा ने अपनी फैक्ट्री का प्लान कैंसिल कर दिया, जिस वजह से बंगाल को नौकरियों का एक बहुत ही भारी नुकसान हुआ, और हो सकता है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बंगाल में आ सकता था। लेकिन सिर्फ 2006 के स्ट्राइक की वजह से जो टाटा के खिलाफ हुई, इसने पूरी तरह वेस्ट बंगाल को बदल कर रख दिया। और टाटा की फैक्ट्रीज ने क्या किया, वो सिंपली वेस्ट बंगाल से हटकर गुजरात चले गए, और ममता बनर्जी 2011 में वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री की तरह इलेक्ट कर दी गई। वो तो सिर्फ इसी स्ट्राइक की वजह से इलेक्ट हो गई। तो दोस्तों आप यहाँ पैटर्न देख रहे हैं, हालांकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बिजनेस को सपोर्ट करना शुरू किया आखिरकार जाकर, पर अपोजिशन ने इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करके जनता के साथ सिंपैथाइज करके खुद को पावर में आ गए। वो तो पावर में रहने वाली पार्टी के पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो कम्युनिस्ट जनता की बात सुने, या फिर अपोजिशन उसी कम्युनिस्ट जनता का इस्तेमाल करके खुद की सरकार बना लेगा, और किसी भी तरह से बिजनेस हमेशा के लिए स्टेट को छोड़कर चले जाएंगे, जिसकी वजह से बंगाल के लोगों को एक बहुत ही भारी और बहुत बड़ा नुकसान होता रहेगा। और दोस्तों आज के वक्त में 2024 में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अगर ममता बनर्जी खुद एक कैपिटलिस्ट बनना चाहें, तब भी बंगाल के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। और इसी तरह कम्युनिज्म ने पूरी तरह से बंगाल को बर्बाद करके रख दिया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या बंगाल के डाउनफॉल में ममता बनर्जी का कोई हाथ है, या फिर ये सिर्फ एक कम्युनिस्ट माइंडसेट की वजह से हुआ है? तो दोस्तों ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बहुत से लोग क्या पता इसे पसंद ना करें, पर इसका जवाब अपने आप में हाँ भी है और नहीं भी। तो मैं आपको कुछ स्टैट बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्टैट्स आने वाले टाइम में इस वीडियो को डिफाइन करेंगे। साल 2010-11 में बंगाल के डेट टू जीडीपी रेशियो, जो कि वहाँ के जीडीपी के हिसाब से वहाँ का डेट जो था, जो वहाँ के लोन था, वो लगभग 40% तक पहुंच रहा था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक नंबर होता है, जो देश में सबसे ज्यादा था। पर ममता बनर्जी के रूल में आने के बाद साल 2018-19 में ये रेशियो 35.69% तक आ गया था, एंड 35.69% तक आ गया था, जो कि अपने आप में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो ये 37% के आसपास है, जो अभी भी काफी ज्यादा बड़ा नंबर है, लेकिन 2010-11 के मुकाबले काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में देखें तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार की रेवेन्यू यानी कि उनकी कमाई और उनके खर्चे में कितना ज्यादा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि एक सरकार सिर्फ 100 रुपए कमा रही है, लेकिन अगर वो 120 रुपए खर्च कर रही है तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो 20 रुपए का हो जाएगा। और ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है नॉर्मली जीडीपी के मामले में देखा जाता है। तो अगर एक सरकार की जीडीपी 200 रुपए है और अगर वो 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रही है अपनी कमाई से, तो उनका फिस्कल डेफिसिट 10% आ जाता है दोस्तों, जो कि 10% नंबर अपने आप काफी बड़ा होता है। एक सरकार का फिस्कल डेफिसिट का ये परसेंटेज का नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही खराब है, और नंबर जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, वो उतना ही अच्छा होगा। तो साल 2010-11 में जब तक कम्युनिस्ट सरकार थी वहां पे ये फिस्कल डेफिसिट 4.24% था, पर आज 2023-24 में यही नंबर कम होकर 3.49% पर आ गया है, 3.49% पे आ गया है, जो सुनने में बहुत ज्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं लगती, पर कोविड और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए काफी इंप्रेसिव इंप्रूवमेंट मानी जा सकती है। और जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में बात करें तो जहां ये जीएसडीपी साल 2010-11 में सिर्फ 4.1% की थी, आज वो लगातार बढ़ते हुए 2023-24 के टाइम पे 10.5% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि अपने आप में इकोनॉमी के मामले में ममता बनर्जी काफी ज्यादा केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर मानी जा सकती हैं, लेकिन उनकी ये इमेज, ये उनकी डिक्टेटर जैसी इमेज जीएसडीपी या फिर बंगाल की वजह से नहीं बनी हुई है, बल्कि उनके हिंसक और रेडिकल विचारधारा की वजह से बनी हुई है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो कि टीएमसी भी हम कहते हैं, बंगाल में अपनी एक पॉलिटिकल मिलिटेंसी चला रही है, जिसमें कई रिपोर्ट्स में टीएमसी के वर्कर्स बहुत से राइट्स यानी कि बहुत से दंगे और यहां तक कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के मर्डर में भी शामिल माने जाते हैं। यह मैं पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं कर सकता, पर बहुत से ऐसे आरोप लगते रहते हैं जिसमें वो कहते हैं कि टीएमसी के बहुत से लीडर्स बहुत से अलग अलग डेथ्स में शामिल हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिसने टीएमसी और ममता बनर्जी को आज के समय में एक पॉलिटिकल और इलेक्टेड डिक्टेटर जैसा बना दिया
है। बंगाल का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही अनस्टेबल है, लगातार बांग्लादेश से रेफ्यूजी इन्फ्लक्स आता ही जा रहा है, क्रिमिनल रेट्स आसमान छू रहे हैं और करप्शन तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इन सभी मामले में अगर आप देखें तो बंगाल हर लिस्ट को टॉप करता है और हालांकि जीएसडीपी और बाकी फिस्कल डेफिसिट रेशो कम जरूर हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां के लोगों की हालत क्या है। अगर आज आप जीडीपी पर कैपिटा के मामले में देखें तो वो धीरे धीरे नंबर और गिरता ही जा रहा है और वहां के लोग और बेरोजगार होते ही जा रहे हैं और इन्हीं सब की वजह से बड़े बिजनेसेस आज भी वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जिसके वजह से बंगाल अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी के मामले में डूबता ही जा रहा है, नीचे ही जाता जा रहा है। अब आप एक बात समझिए, साल 2015 से लेकर 2019 तक बंगाल में 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल साइन किए गए, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने कहा कि हम आपके स्टेट में 12 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, पर एंड में जाकर ऑन ग्राउंड सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट हुए, जो इसके सक्सेस रेट को 3% से भी नीचे लेके जाते हैं। और ये नंबर अपने आप में कितना छोटा है ये आप गुजरात के नंबर से समझिए। गुजरात में इसी दौरान जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन हुए थे उनमें से 93% पूरी तरह ऑन ग्राउंड पे इन्वेस्ट किए गए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ तक कि तमिलनाडु भी 60-70% पर आता है। और सिर्फ यही नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि बाहर यानी कि विदेशी कंपनीज या विदेशी देशों से आती है, उसमें भी बंगाल अभी तक देश में सबसे ज्यादा पीछे है। अभी तक देश में हुए टोटल एफडीआई का सिर्फ 1% बंगाल में इन्वेस्ट किया गया है और इस साल भी ये नंबर सिर्फ 0.7% का है। और दोस्तों आप इसी चीज से समझ जाइए कि जिस स्टेट में लगभग देश का लगभग 10% पॉपुलेशन रहती है, वहां पे भी इतना कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि बंगाल की हालत कितनी ज्यादा खराब है। और 0.7% तो बहुत ही छोटा नंबर है। 0.7% से ज्यादा तो मुझे लगता है कि कश्मीर में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया होगा, जो कि एक तरह से बंगाल की हालत को हमें दिखाता है। तो यहाँ पर बंगाल के कम्युनिस्ट हिस्ट्री और ममता बनर्जी के कम्युनिस्ट इलेक्शन कैंपेन्स की वजह से वेस्ट बंगाल इतना पीछे इसी वजह से रह गया है, क्योंकि वहां की आम जनता के लिए ये उनकी पहचान बन गई है। और अगर अब वो चेंज भी होना चाहे तो अब उनका बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इस कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ने एक बड़े और बहुत ही अच्छे, बहुत ग्रेट स्टेट को बर्बाद करके रख दिया है। आजादी के वक्त बंगाल एक बहुत ही बड़ा स्टेट था, बहुत ही ताकतवर स्टेट माना जाता था, जो इंडिया की सबसे अमीर स्टेट्स में से एक था। लेकिन वो समय दूर नहीं कि बंगाल जल्द ही देश के सबसे गरीब स्टेट्स में से एक बन जाएगा। और इसने बहुत से बड़े बड़े लोगों का नुकसान किया है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और सिर्फ इसे एक रिडिकुलस और अजीब सी पॉलिसी की वजह से ये सब हुआ है। और कम्युनिज्म बंगाल में फेल हुआ, केरला में फेल हुआ, चाइना में भी फेल हुआ। और आने वाले समय में जिस भी देश या जिस भी इलाके में आज भी कम्युनिज्म चल रहा है वो फेल ही होता रहेगा, क्योंकि अभी दुनिया कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही है। दुनिया को आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, ना कि इक्वालिटी। और कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो एक्सीलेंस और मेहनत को रिवॉर्ड नहीं करता, जो ऑटोमेटिकली ग्रोथ को हिंडर करेगा और रोकता रहेगा। और दोस्तों अगर इसी टॉपिक पर कुछ फाइनल थॉट दिए जाए तो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने एक बार कहा था, और मैं एक कोट कर रहा हूं कि द प्रॉब्लम विद सोशलिज्म इज दैट टू इवेंचुअली रन आउट ऑफ अदर पीपल्स मनी। यानी कि कम्युनिज्म के साथ दिक्कत यही है कि आप एक समय के बाद दूसरे लोगों का पैसा आपके पास खत्म हो जाता है। और यही चीज बंगाल में भी हुई। लोगों के प्रोटेस्ट और सरकार के कम्युनिस्ट माइंडसेट की वजह से जनता की ग्रोथ रुक गई और बिजनेसेस का पैसा खत्म हो गया, जिसकी वजह से बिजनेस वहां छोड़ के चले गए। और दोस्तों यही थी कहानी कि कैसे कम्युनिज्म और सोशलिज्म ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। आप इन सभी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।